हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 16 नवंबर और आज की इस क्लास में हम 14 नवंबर की क्लास का रिवीजन करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों जो आज का अपना पहला प्रश्न है वह दिया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस से संबंधित। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगर इसका कारण पूछा जाए कि ये जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है यह प्रतिवर्ष 12 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण ये है कि जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं। और ये जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली, इनका जो जन्म हुआ था यह 12 नवंबर के दिन ही हुआ था। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इसका पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली, इनका जो जन्म दिवस पड़ता है कब पड़ता है, 12 नवंबर को ही पड़ता है। डॉक्टर सलीम अली जी से संबंधित एक पॉइंट आपको याद रखना है कि डॉक्टर सलीम अली को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो जवाब देना है कि उन्हें 1976 में सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं, 12 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली का जन्मदिवस होता है इसी दिन। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर सलीम अली को 1976 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये जो पद्म विभूषण है भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है, पद्म विभूषण है। चलिए दोस्तों अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से आपको एक पुस्तक का नाम याद रखना है। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम है बर्ड्स ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है बर्ड्स ऑफ इंडिया। और यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक है डॉक्टर सलीम अली की। पुस्तक बर्ड्स ऑफ इंडिया किसकी है, डॉक्टर सलीम अली जी की ये पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर में है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, देखिए बर्ड मैन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो बताएंगे डॉक्टर सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन, डॉक्टर सलीम अली। और वाटर मैन ऑफ इंडिया अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र को कहते हैं। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, कैलाश सांखला को कहते हैं। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन कौन से, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया और बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तीनों को एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। बर्ड मैन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, डॉक्टर सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन, डॉक्टर सलीम अली। वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन, डॉक्टर राजेंद्र। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन, कैलाश सांखला। इनका नाम क्या है, कैलाश सांखला। अगला पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ दिया गया है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये जो पक्षियों का अध्ययन है क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ दिया गया है कि नलबाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा। ये जो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य है ये उड़ीसा में है और यह चिल्का झील के मध्य में स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चिल्का झील के जो मध्य में अभ्यारण्य है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील भी उड़ीसा में है, तभी तो यह नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील के मध्य में स्थित है। अगला यहाँ जो पॉइंट दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है। साइंटिफिक बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, केरल है। कौन सा राज्य है, केरल। केरल की राजधानी अगर पूछी जाए तो क्या बताएंगे, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाएगी तो बताएंगे कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि आमूर फाल्कन फेस्टिवल 2022
कहाँ मनाया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आमूर फाल्कन 2022 जो है, आमूर फाल्कन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। और ये जो फेस्टिवल है इसको मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। कब हुई थी? वर्ष 2015 में इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। और 2022 में पूछा जाए कि यह कौन से नंबर का मनाया गया है, तो यह 7वें नंबर का मनाया गया है। कब मनाया गया है? 14 नवंबर 2022 को। आपको पता होगा 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है कि आमूर फाल्कन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। कब मनाया गया? 14 नवंबर 2022 को। कौन से नंबर का? 7वें नंबर का। शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आमूर फाल्कन की राजधानी किस राज्य को कहते हैं? देखिए, आमूर फाल्कन फेस्टिवल पूछा जाएगा तो मणिपुर बताएंगे, लेकिन आमूर फाल्कन की राजधानी किस राज्य को कहते हैं तब बताना है कि नागालैंड को कहते हैं। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आमूर फाल्कन फेस्टिवल पूछा जाएगा तो बताएंगे क्या? यहाँ बताएंगे मणिपुर। आमूर फाल्कन की राजधानी पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे? नागालैंड। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है थांगटा। ये थांगटा क्या है? सीधे सीधे बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बनेगा। पूछा जाएगा कि थांगटा क्या है? ये जो थांगटा है यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ये प्रश्न आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। देखो, दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक तो पूछेगा कि थांगटा क्या है, तब आपको बताना है कि मणिपुर का मार्शल आर्ट है। अगर पूछते कि मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है तो जवाब देना है कि मणिपुर का मार्शल आर्ट थांगटा है। कलारीपट्टू कहाँ की मार्शल आर्ट है? ये जो कलारीपट्टू है ये केरल की मार्शल आर्ट है। केरल की मार्शल आर्ट कलारीपट्टू, मणिपुर की मार्शल आर्ट थांगटा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लोकटक झील से संबंधित। और लोकटक झील जो है इससे संबंधित आपको प्रश्न क्या याद रखना है? इससे संबंधित प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह कौन सी झील है? तो जवाब देना है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। अगर पूछा जाए लोकटक झील किस राज्य में स्थित है तो जवाब देना है कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पूछा गया है कि मणिपुर से ही संबंधित है। मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? मणिपुर का राजकीय पशु पूछा जाएगा तो जवाब देंगे संघाई हिरण। और ये संघाई हिरण कहाँ पाए जाते हैं? लोकटक झील में ही पाए जाते हैं। और ये जो मणिपुर राज्य की स्थापना है कब हुई थी? मणिपुर राज्य की स्थापना पूछा जाएगा तो बताएंगे 1972 में हुई थी। मणिपुर का राजकीय पशु संघाई हिरण, मणिपुर का स्थापना 1972। आपको ये बताना है कि डांसिंग डियर किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताना कि डांसिंग डियर किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी कि भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? मणिपुर में की गई है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह खेल से संबंधित है। और खेल से संबंधित प्रश्न क्या है कि कबड्डी विश्व कप जो 2025 है इससे संबंधित ये पूछा जा रहा है। तो कबड्डी विश्व कप जो 2025 है वह कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो है इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में होगा। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में किया जाएगा। अच्छा, ये पूछा जाए कि इसमें भारत कितनी बार विजेता रहा है? तो ये जो कबड्डी विश्व कप होता है इसमें भारत जो है 9 बार विजेता रहा है। और अभी तक केवल यह 10 बार ही खेला गया है। 10 बार खेला गया है और 10 बार में से 9 बार विजेता कौन रहा है? 9 बार विजेता भारत रहा है। तो सर्वाधिक बार विजेता भारत रहा है, इसलिए जो कबड्डी विश्व कप है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो ये प्रश्न तो कतई नहीं भूलना है कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में किया जाएगा। और भारत जो है इसमें 10 बार में से 9 बार विजेता रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इसका आयोजन एशिया के बाहर किया जा रहा है। यानी कि अभी तक जब आयोजन हो रहा था 10 बार जब खेला जा चुका है तो 10 बार तक आयोजन कहाँ हुआ? एशिया के अंदर ही हुआ। लेकिन अब ऐसा पहली बार हुआ है कि इसका आयोजन एशिया के बाहर पहली बार हुआ है।
अभी इससे संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे, खेल से संबंधित पॉइंट। पहला पॉइंट दिया गया है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 जो है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। विजेता कौन रहा? विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। दो प्रश्न बनेंगे, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन? ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग अपनी कॉपी पर जरूर नोट करें कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित प्रश्न बनेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन दोहा में किया जाएगा। और ये जो दोहा है कतर की राजधानी है, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2000 जो आयोजन है कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा। जो 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हुए हैं इनका आयोजन कहाँ हुआ? इनका आयोजन हुआ है गुजरात में। और 37वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल होंगे उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इनका आयोजन जो है गोवा में किया जाएगा। इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 संबंधित है फिट इंडिया स्कूल वीक पहल 2022 से। पूछा जाएगा कि फिट इंडिया स्कूल वीक पहल 2022 का शुभंकर क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह फिट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट है जिसका नाम है फिट इंडिया स्कूल वीक पहल। और ये जो 2022 में इसका शुभंकर चुना गया है, किसे चुना गया है? तूफान और तूफानी। क्या चुना गया है? तूफान और तूफानी। और ये जो शुभंकर है अगर पूछा जाए किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो जवाब देना है पीवी सिंधु के द्वारा लॉन्च किया गया। फिट इंडिया स्कूल वीक पहल 2022 का जो शुभंकर है किसने लॉन्च किया है? पीवी सिंधु ने लॉन्च किया है। शुभंकर का नाम क्या है? तूफान और तूफानी। बात की जाए फिट इंडिया मूवमेंट की, क्योंकि ये जो स्कूल वीक पहल है यह फिट इंडिया मूवमेंट का ही एक पार्ट है। और ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कह लो या करंट से संबंधित क्वेश्चन कह लो, तो ये प्रश्न तो आपको याद ही रखना है कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में। अब कुछ शुभंकर देख लेते हैं। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय खेल 2022, राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या है? शुभंकर है इसका सावज। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुए उसमें इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोबा था। क्या था? मिराई तोबा था। आप लोगों को बताना है कि जो पैरा ओलंपिक हुए, पैरा ओलंपिक 2020 हुए, इनका शुभंकर क्या था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है ई कुंभ पोर्टल से। पूछा जाएगा कि ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है 11 नवंबर 2022 को। ई कुंभ पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? 11 नवंबर 2022 को। ई कुंभ पोर्टल पूछा जाए किसने लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया है तो जवाब देना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ई कुंभ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पूछा जाए कि ई कुंभ पोर्टल का संबंध किससे है तो जवाब देना है कि इसका संबंध शिक्षा से है। ई कुंभ पोर्टल का संबंध किससे है? शिक्षा से है। और ये जो ई कुंभ पोर्टल है कितनी अनुसूचित भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है तो जवाब देना है कि 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इसे लॉन्च किया गया है। बात की जाए ई कुंभ की तो ई कुंभ का मतलब क्या है? नॉलेज अनलीश्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? ई कुंभ का मतलब है नॉलेज, के का मतलब है नॉलेज, फिर अनलीश्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना। अगर पूछा जाए कि ये जो पोर्टल है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ई कुंभ पोर्टल किसके द्वारा डेवलप किया गया है तो AICTE के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो जवाब देंगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसका रिवीजन आपको एक बार और करवाता हूँ। ये जो ई कुंभ पोर्टल है का शुभारंभ कब किया गया है? 11 नवंबर 2022 को। लॉन्च किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। पोर्टल का संबंध किससे है? शिक्षा से।
कितनी भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है? 12 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया गया है। पूछा जाएगा कि ई कुंभ पोर्टल जो है इसमें के का मतलब क्या है? के का मतलब है नॉलेज। इसी प्रकार से अन्य लेटर्स का मतलब भी आप लोग देख लेंगे। यह जो पोर्टल है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? AICTE के द्वारा डेवलप किया गया है। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें यहाँ से तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसान मोबाइल ऐप जो है IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। IIT रुड़की को देखकर एक चीज़ और याद आ रही होगी यहाँ से कि यहाँ पर कोई एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? लोकपाल ऐप जो है यह मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया? मनरेगा के लिए। मनरेगा का अधिनियम पूछा जाएगा तो किस वर्ष से संबंधित है मनरेगा अधिनियम? मनरेगा अधिनियम है 2005 का। कब का है? 2005 का। दिशांक ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? दिशांक ऐप कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सारथी ऐप जो है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वाई ब्रेक ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जवाब देना है हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। अगर पूछा जाए कि इसका शुभारंभ किसने किया है तो जवाब देना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। पहला प्रश्न ये बनेगा कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कहाँ किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात आई है तो ये कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डेटा डिजास्टर रिकवरी किसने लॉन्च किया है? डेटा डिजास्टर रिकवरी लॉन्च किया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ने। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है यह हरियाणा में स्थापित हुआ है। ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना कहाँ शुरू की गई है? ई अधिगम योजना हरियाणा में शुरू की गई है। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 से, और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। क्वेश्चन नंबर 7 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 संबंधित है देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से। इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि देश का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है यह कहाँ बनाया जाएगा? तो जवाब देना है कि इसको चेन्नई में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? चेन्नई में। अगर पूछा जाए किसके द्वारा बनाया जाएगा तो जवाब देना है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा इसको बनाया जाएगा। और इसमें जो कुल खर्चा आने वाला है कितना आना है? 1428 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आने वाला है। देखिए 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। देश का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है कहाँ बनाया जाएगा? चेन्नई में। किसके द्वारा बनाया जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाएगा। खर्चा कितना आएगा? 1428 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। अब इससे संबंधित देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट दिया गया है कि एनम एजुथम जो योजना है, पहला पॉइंट क्या दिया गया है? पहला पॉइंट दिया गया है कि एनम एजुथम जो योजना है किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम कहाँ चलाया जा रहा है? तमिलनाडु में चलाया जा रहा है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ? तमिलनाडु में स्थापित हुआ। तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों कहाँ हैं? दोनों के दोनों ये तमिलनाडु में हैं। पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल, और तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? वर्ष 2004 में।
मीनाक्षी मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। मीनाक्षी मंदिर के बारे में अगर पूछा जाए कि जो मीनाक्षी मंदिर है कौन सी शैली में निर्मित है, तो जवाब देना है मीनाक्षी मंदिर जो है यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। पूछा जाए कहाँ है, तो बताना है मदुरई में। मदुरई कहाँ है, मदुरई है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मदुरई है वह किस नदी के किनारे है, मदुरई जो है वह वैगई नदी के किनारे है। इधर 2-3 पॉइंट यहाँ से छूट रहे हैं। यहाँ पर लिखा है पोंगल और जल्लीकट्टू। पोंगल और जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से है, तो इसका भी संबंध किससे है, तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये जो भरतनाट्यम है यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से, यानी कि आईसीसी से। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। कहाँ है, दुबई में। अभी हाल ही में जो ग्रेग बर्कले पहले से भी अध्यक्ष थे, लेकिन फिर से क्या हुआ है, फिर से इनको 2 वर्ष के लिए चुन लिया गया है और यह निर्विरोध चुने गए हैं, यानी कि इनके खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए कोई भी नहीं खड़ा था, केवल और केवल यही थे। तो 2 वर्ष के लिए एक बार ये फिर से चुन लिए गए हैं। तो पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो जवाब देना है ग्रेग बर्कले को। अगर पूछा जाए कि ग्रेग बर्कले किस देश के हैं, तो जवाब देना है कि ग्रेग बर्कले जो हैं यह न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए यहाँ पर, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट संबंधित है ब्रिटेन से। पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। ये जो ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है किंग चार्ल्स थर्ड। क्या नाम है, किंग चार्ल्स थर्ड इनका नाम है। और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वह ऋषि सुनक बने। कौन बने हैं, ऋषि सुनक बने हैं। अगला पॉइंट इधर दिया गया है, राष्ट्रपति कौन बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं किसी देश की। कैटलिन नोवाक, इनका नाम क्या है, कैटलिन नोवाक। यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो कैटलिन नोवाक हैं वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो जवाब देना है कि हंगरी की। केन्या के राष्ट्रपति कौन बने हैं, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो हैं। कौन है, विलियम रूटो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धने हैं। कौन है, दिनेश गुणवर्धने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज हैं। कौन है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। तो ये सभी के सभी नाम आपको याद रखने हैं। पूछा जाएगा कि होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां पर पहली महिला लग जाए तो प्रश्न क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होंडुरास की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है, सियोमारा कास्त्रो। नाम क्या है, सियोमारा कास्त्रो। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं मार्कोस जूनियर। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, मार्कोस जूनियर हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला से। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला है इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो 2022 में हुआ, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, जवाब देना है 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक, 14 नवंबर से 27 नवंबर तक। पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जवाब देना है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में कौन से क्रम का है, जवाब देना है 41वें क्रम का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 की थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम है। तो यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कब से कब तक, 14 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक। आयोजन कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। क्रम कौन सा है, 41वां। उद्घाटन कहाँ, उद्घाटन किसने किया, पीयूष गोयल ने किया। थीम क्या है, वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है पूछा गया है कि जो इंटरपोल की जो 90वें नंबर की महासभा है इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो मेज़बानी करेगा यहाँ पर भारत। संघाई सहयोग संगठन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा, इंडिया। और 2022 में इसकी मेज़बानी किसने की है, समरकंद उज्बेकिस्तान ने इसकी मेज़बानी की है। और 2023 में पूछा जाएगा SCO संघाई सहयोग संगठन जो 2023 की मेज़बानी कौन करेगा, इंडिया करेगा। इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, ये दिल्ली में स्थापित हुआ है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना।
दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा, दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो जवाब देना है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। हरियाली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाली फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022, आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022, इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2022 खेला जा रहा है, कौन से क्रम का खेला जा रहा है? यह 8वें क्रम का खेला जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इसका जो फाइनल मैच हुआ है यह 13 नवंबर को हुआ है। फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ है? इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच इसका फाइनल खेला गया है। विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है इंग्लैंड। और इसका जो फाइनल मैच है कौन से स्टेडियम में खेला गया है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में इसको खेला गया है। पूछा जाए जो इंग्लैंड की टीम है उसके कप्तान कौन थे? उसके कप्तान थे जोस बटलर और पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है कौन है? बाबर आजम। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात की जाए टी20 वर्ल्ड कप की, जो टी20 वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? जवाब देना है कि टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में पहली बार हुआ था ये, और उस समय इसका विजेता कौन रहा था? उस समय इसका विजेता रहा था भारत। और 2007 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। अभी हाल ही में उड़ीसा के द्वारा 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? बाजरा दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन, और ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इन सभी क्लासेस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी की सारी PDF एकदम फ्री में है, इनका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और रही बात इस क्लास की, तो ये क्लास जो है डेली 6 AM पर करवाई जाती है। प्रातः 6 बजे आपको तैयार रहना है ये क्लास करने के लिए, और यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।